So the experimental proof the DNA is semi conservative and semi discontinuous. इसके साथ एक और भी वर्ड जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस. सेमी डिसकंटिन्यूअस, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं और एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होता है और एक पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है. Therefore the DNA replication is semi discontinuous and semi conservative, and this topic is very very important for your NEET exam. और इससे अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको बिल्कुल फोकस करके ध्यान करके समझना चाहिए और पूरे अच्छे से शिद्दत से समझना चाहिए. पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस और सेमी कंजर्वेटिव है. दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव nature of DNA was first proved by which scientist? The scientist name is Michelson and Stahl. 2 साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलके ये बताने की कोशिश की थी कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज प्रूव बाय द Michelson and Stahl, and they grew a E. coli for the many generation in a medium having a heavy isotope of nitrogen. मतलब उन्होंने क्या किया कि एक टब लिया और उस टब के अंदर आइसोटोप डाला, नाइट्रोजन का आइसोटोप डाला और उसके अंदर ई कोलाई को बहुत जनरेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे जनरेशन में ग्रो कराया. फिर देखा कि कुछ जनरेशन के बाद उनके ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल में पूरी तरह से नाइट्रोजन समा गया, एंड नाउ दिस नाइट्रोजन इज कॉल्ड हैवी आइसोटोप. This DNA actually, the genetic material, the bacterial DNA is become completely label after the so many generations. जो उसके E. coli के बच्चे आए थे तो उनके सारे बच्चों के अंदर एक खास किस्म का DNA विद्यमान था और उस DNA का नाम है heavy isotope. So heavy isotope in the sense कि all the feature of nitrogen is present in the DNA. अब इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आता है, ध्यान दीजिएगा. तो दिस इज़ अ हैवी डीएनए, ये सारा हैवी डीएनए क्योंकि इसको काफ़ी जनरेशन से ग्रो कराया गया है, बहुत जनरेशन में ग्रो कराया गया है. तो दिस इज़ अ हैवी डीएनए एंड दे आर पुट इन द बैक्टीरिया के अंदर हमने डाला. दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन एक्चुअली. तो दिस इज़ अ नॉर्मल बैक्टीरिया और जैसे ही हमने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो बैक्टीरिया के पास भी अपना डीएनए होता है और उस डीएनए का नाम है लाइट डीएनए, क्योंकि ये 14N का होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड लाइट डीएनए. और ये भी हमारा लाइट डीएनए है, 14N का है. तो जैसे हम 15N इसके अंदर डालेंगे यानी हैवी डीएनए डालेंगे, तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल दिस प्रोसेस, या कुछ भी चीज़ अगर आप किसी भी एनिमल्स के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हो, द फर्स्ट थिंग इज ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट. तो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फटाफट मिक्स होने लगेगा. तो जैसे ही जेनेटिक मटेरियल मिक्स हुआ तो आपको पता है कि जो ई कोलाई है या बैक्टीरिया है उसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन आर मोस्ट कॉमन. द बाइनरी फ्यूजन आर द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. तो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेंगे. तो जैसे दोनों बैक्टीरिया को देखा गया, फर्स्ट जनरेशन में देखा गया, जब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया आया तो एक के अंदर 15N डीएनए और एक के अंदर 14N डीएनए. मतलब कि जो हमने डाला है उसके अंदर उसका भी इफेक्ट आ रहा है नए वाले बैक्टीरिया के अंदर, और जो पहले से विद्यमान है, जो पहले से बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज 14N डीएनए, उसका भी इफेक्ट आ रहा है. तो अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता तो या तो पूरा का पूरा 14N बन जाना चाहिए था या पूरा का पूरा 15N बन जाना चाहिए था. बट यहाँ पे पहले ही जनरेशन में क्लियर कट हमें पता चल गया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो रेप्लिकेशन जो है हमारा सेमी कंजर्वेटिव है, फर्स्ट जनरेशन से ही हमें पता चल गया. द लेबल बैक्टीरिया वॉज देन शिफ्टेड इनटू द फ्रेश मीडियम हैविंग द नॉर्मल 14N nitrogen, and the sample are taken for the each generations. One generation take a 20 minutes as a E. coli divide in a 20 minutes. 20 minutes के बाद हमें परिणाम
मिल जाता है कि क्या होने वाला है. DNA was tested for the heavy isotope for the nitrogen and through the density gradient centrifugations. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि during the semi-conservative replication of the DNA, which machine is commonly used for the determinations of the radioactive isotope? So that machine is called density gradient centrifugations. This machine having a cesium chlorides, and they reported that all the DNA molecules in the first generation were hybrid. So what is the meaning of hybrid? Hybrid का मतलब कि एक 14N है और दूसरा हमारा 15N है. एक 14N है और दूसरा हमारा 15N है. तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. हाइब्रिड का मतलब ये होता है मिक्स. तो वन इज कॉल्ड हैवी डीएनए. हैवी डीएनए यू नो दैट इज द 15N, एंड लाइट डीएनए you are already know about the 14N. तो फर्स्ट जनरेशन इज हाइब्रिड, बट लेटर ऑन 14N के कैरेक्टर ज़्यादातर आने लगे. सेकेंड जनरेशन 50% DNA was heavy, that is a hybrid. 14N and 15N, and 50N are light, 50% DNA are light, जैसे only the 14N. तो इससे क्लियर कट प्रूव हो जाता है कि यार जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव ही है, पूरा का पूरा कंजर्वेटिव नहीं है. अगर पूरा का पूरा कंजर्वेटिव होता तो या तो 15N आता या 14N आता. This experiment proved that the each DNA molecules having a one strand is paternal. Paternal in the sense कि the strand which is transfer outside into the inside, जो अंदर grow कर रहा है, तो that's called paternal, and other is new, नया बन रहा है. Further, therefore the DNA replication is semi-conservative in nature. Further, this is proved by the chromosomal replication is semi-conservative by the Taylor, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है. In the broad bean, that is called Vicia faba, using the radioactive thymine in the root of the plant. This is also a very important question. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं कि ऐसे और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डाला था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को समझा था, पढ़ाया था, सिखाया था, मतलब और क्या किसको बताया था, किसने बताया था? तो दैट इज कॉल्ड टेलर ने ऐसा बताया है. तो जीन एंड एंजाइम, गैरेट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज 1902 was first to find a gene operate through the enzyme. इसको हम रिवर्स फॉर्म में भी देख सकते हैं. जीन अक्सर जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करते हैं. पॉलीपेप्टाइड्स एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं, और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से हमारे जितने भी बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है ये अक्सर होता है. बट गैरेट ने ये भी देखा कि यार जो जीन है कहीं ना कहीं एंजाइम से भी ऑपरेट होता है. ठीक बात है. तो बट मैक्सिमम सिनारियो में यही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको अभी बताया लिख के. ही वॉज अ स्टडी द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. आपने पढ़ा होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, लाइक द फेलियर ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन due to the formation of defective enzyme associated with the inheritance of defective gene. मतलब कि आपने पढ़ा होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम दैट इज अ फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एलेनिन की वजह से जो फिनाइल एलेनिन है दे आर डिपोजिट इनसाइड द लिवर, किडनी, एंड दे आर नॉट कन्वर्टेड टू द टायरोसिन, क्योंकि उसमें एंजाइम की कमी होती है. दैट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोलेज, आई थिंक फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज. सो कहीं ना कहीं एंजाइम की कमी रहती है, और उस एंजाइम की कमी के कारण हमारा एक प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नहीं हो पाता है. तो ही वाज आल्सो स्टडी द अल्कैप्टोन्यूरिया, दैट इज अ ब्लैक एंड ब्राउन कलर ऑफ यूरिन. बहुत ही खतरनाक बीमारी है अल्कैप्टोन्यूरिया. So one enzyme hypothesis was studied by Beadle and Totem. The one enzyme hypothesis was given by Beadle and Totem. In it, I have a question which state that the gene control the structural and functional traits through the controlling the synthesis of specific
और एंजाइम फॉर्म। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बीडल एंड टॉटम। अरे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो वन जीन वन एंजाइम theory was given by Beadle and Totem, which state that the gene controls the structural and functional traits through the controlling the synthesis of a specific protein or enzyme. क्वेश्चन करिए जरा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस was postulated by, आंसर बताइए। The answer is Beadle and Totem. So transcription is very important topic for the NEET exam. The process of copy the genetic informations from the sense strain of the DNA into the RNA is called transcription. कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए DNA है, तो DNA के ऊपर एक नया DNA अगर बनने लगे, so that's called transcription. बट जिसके ऊपर बन रहा है उसका नाम होता है सेंस स्ट्रैंड, और जिसके ऊपर नहीं बनता है उसका नाम होता है नॉनसेंस स्ट्रैंड, क्योंकि ये हमारे लिए बेकार है। तो जिस पे आरएनए बनना शुरू हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, जिस पे आरएनए बनना शुरू हो उसको हम सेंस बोलते हैं, और जिसके ऊपर नहीं बने उसको एंटी सेंस बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर द डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA template is what? The sense strand is also called DNA template. The sense strand is also called DNA template because the RNA is formed. This structure is called RNA. RNA is formed on the sense strand, that is the DNA template. So transcription start in the nucleus but the completed in cytoplasm. तो उसका structure, उसका process जो है start होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में, बट कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ओनली द वन सेगमेंट इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ओनली द टू स्ट्रैंड्स आर कॉपी, मतलब एक ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि यार दोनों स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो किसी को क्या जाता है, हो जाना चाहिए, है ना? कितना बढ़िया रहता, दो आरएनए बनते, कितना बढ़िया, ज़्यादा आरएनए ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा बढ़िया। लोगों को प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है, लोग प्रोटीन का पाउडर फाँकते रहते हैं, दिन भर बोतल में हिला के पाउडर फाँकते रहते हैं और अपने आप को कूल समझते हैं। पता चला कि पेट के अंदर पत्थर ही बन जाएगा तो पता चलेगा कि सारा कूल निकल जाएगा, या बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है। सो वाई द बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज़ नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन? पहला कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड कॉपी हो जाए तो डबल स्ट्रैंड आरएनए हो जाएगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और अगर प्रोटीन ना बन पाए तो हमारे बॉडी में तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसे ही सीज हो जाएंगे, रद्द हो जाएगा। प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है, जितने भी एंजाइम हैं सारे के सारे प्रोटीनियस ही तो हैं, तो प्रोटीन बनना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ से देखिए जरा, the two strand molecules if produce a same time they are complementary to each other and they form a double strand, and double strand RNA is never go the translation, that is the formation of protein, that is synthesis of protein। तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। दूसरा अगर देखें, दूसरा अगर कारण समझें तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल्स विद अ डिफरेंट सीक्वेंस एंड दैट वुड बी कॉम्प्लिकेट द जीन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। कहने का अर्थ ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए बनना शुरू हो तो हमारा जीन का कोडिंग मैकेनिज्म जो होता है, हम जेनेटिक कोड आगे देखेंगे, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ख़राब हो सकता है। आइए समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है और इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को कराते हैं। सो देयर इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। द सेगमेंट ऑफ डीएनए मेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री component, one is called promoter, structural gene and terminator। मतलब ये तीन कंपोनेंट होते हैं और इस तीन कंपोनेंट के सहारे
पूरा का पूरा हमारा ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल हो पाता है। तो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन हमारा पॉसिबल हो पाता है। वन इज कॉल्ड प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। In eukaryote, beside the promoter, there is an enhancer is also required, and this enhancer नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस प्रोसेस को कुछ इन्हांस करेगा और भी बेहतर बनाएगा। तो इन्हांसर और ट्रांसक्रिप्शंस को फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। यहाँ पे देखेंगे तो दो हमारे स्ट्रैंड है, एक ऊपर वाला स्ट्रैंड जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और नीचे वाला स्ट्रैंड जो कि हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में फ़र्क इतना ही होता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए का बनना शुरू होता है, कोडिंग के ऊपर आरएनए नहीं बनता है। यहाँ पे जिस पे मैं शेड कर रहा हूँ रेड पेन से, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्रोमोटर कहते हैं, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होता है। और ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए, इसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। तो प्रोमोटर इज अ स्टार्टिंग पोर्शन, स्टार्ट यहाँ से होता है और टर्मिनेटर यहाँ पे स्टॉप होता है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे स्टॉप होता है, इसके बीच में जो जीन होते हैं उसका नाम होता है स्ट्रक्चरल जीन। द होल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। The transcription unit is nothing but it having the promoter, terminator, template strand, coding strand, and in between the promoter and terminator there is a gene which is called a structural gene. तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं कि जो RNA बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो RNA is formed on the template strand or you can say on the structural gene like this. Right, like this. तो ये हमारा आरएनए बनके तैयार हो गया जो कि सिंगल स्ट्रैंड में होता है। प्रमोटर जो होते हैं दे आर लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, एंड यहाँ पे प्रमोटर को अगर देखें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, तो एक छोटा सा ग्रूव रहता है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन आके फिट हो जाते हैं और उसको हाईली एक्टिवेट कर देते हैं ताकि ये तैयार हो जाए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ताकि ये तैयार हो जाए आरएनए को बनाने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर जो होते हैं एटी रिच होते हैं, एडेनिन एंड थायमीन रिच होते हैं। इसको हम टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं, ये महज एक नाम है। आइए स्ट्रक्चरल जीन के बारे में थोड़ा रूबरू होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन इज अ कंपोनेंट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड which has a polarity 3' to 5' polarity as the transcription occur in 3' to 5' direction। इसको याद रखिएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है 3' से 5' डायरेक्शन में होता है। द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, मास्टर स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। इसके 3 नाम होते हैं क्योंकि इसी के ऊपर हमारा आरएनए बनता है। द कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड विच डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। टर्मिनेटर जीन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज स्टॉप हियर। टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट हो जाता है, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। आइए कुछ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन in eukaryote, the transcriptions take place in G1 and G2 phase of cell cycle. Again, this is very important. जैसे आपको पता है कि replication is take place inside the S phase of the cell cycle, that is a synthetic phase of the cell cycle. But here the transcription is take place in the G1 and G2 phase of the cell cycle. Inside the nucleus, आपको पता है कि the transcription is started inside the nucleus, but the ended inside the cytoplasm of the cells. तो साइटोप्लाज्म में आपका जो प्रोडक्ट है वो आरएनए आता है, और आपको ये भी पता है कि आरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, एंड ट्रांसलेशन इज टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म बट द एंड इज साइड द साइटोप्लाज्म। मतलब स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म से और ख़त्म भी होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बट ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं तो दे स्टार्ट इन they start in nucleus but completed in cytoplasm. The transcription product move out the cytoplasm for the translation, that is the protein synthesis.
ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो महत्वपूर्ण एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि डीएनए से आरएनए हमें बनाना है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3 प्रोसेस होता है, वन इज कॉल्ड इनिशिएशन, elongation and terminations, 1 2 3 initiation, termination, elongation and terminations। यहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इसके अंदर सिग्मा फैक्टर होता है और रो फैक्टर होता है। मतलब अगर आप एंजाइम को बनाएंगे तो सिग्मा फैक्टर होगा और रो फैक्टर होगा। सिग्मा फैक्टर जो होता है, सिग्मा फैक्टर एस बोले तो स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा। रो फैक्टर मतलब रोकना, रोकना का मतलब स्टॉप करना, तो ये स्टॉप करेगा, ठीक है, ठीक है, स्टॉप करेगा। तो सिग्मा फैक्टर द प्रोसेस विल बी स्टार्ट ऑन द डीएनए टेम्पलेट। तो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सिग्मा फैक्टर यहाँ पे काम करता है। तो सिग्मा फैक्टर इसके ऊपर घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा और आरएनए को बनाता जाएगा। जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे आरएनए बनते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। एलोंगेशन वही घूमने की प्रक्रिया है, जब इसके ऊपर ये घूमने लगेगा तो एलोंगेट हो जाएगा और ये जो है आरएनए जो है कंप्लीट आरएनए में तब्दील हो जाएगा। टर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ से रो फैक्टर इंडिकेट करेगा कि भाई अब बहुत हुआ, अब रुक जाओ, थमो अब। तो जैसे ये थमता है तो पूरा का पूरा आरएनए जो है कंप्लीट आरएनए बन जाता है, कंप्लीट आरएनए फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट आरएनए जो बना हुआ है, कंप्लीट आरएनए जो बना हुआ है वो टोटली प्योर है, इसके अंदर कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, इट इज़ इंटायरली प्योर प्रोसेस, पूरा का पूरा प्योर है, इसमें कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते हैं। बट आप अगर यूकैरियोटिक के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो कुछ इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो इंटरप्ट करते हैं और ये कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं रहेगा। बट यस, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स डायरेक्टली प्रोटीन बना सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड 3 प्रोसेस, वन इज कॉल्ड इनिशिएशंस, elongation एंड टर्मिनेशंस। जैसे कि आपने सारे स्टेप्स देखे हैं। तो बैक्टीरिया हैविंग 3 टाइप ऑफ आरएनए, बैक्टीरिया के पास 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। और एमआरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, दे ब्रिंग अ टीआरएनए एंड अमीनो एसिड, टेम्पलेट की तरह काम करता है, वो बहुत सारा टीआरएनए और अमीनो एसिड्स को लेके आता है और जिससे जेनेटिक कोड को मैसेज देता है कि पढ़ के दिखाओ और चीज़ों को सिंक्रोनाइज करो। सिंगल टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज प्रेजेंट, और इसके लिए एक सिंगल टाइप के एंजाइम की ज़रूरत होती है बैक्टीरिया के अंदर, खासकर प्रोकैरियोट के अंदर एक सिंगल टाइप के आरएनए की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। बट अगर आप यूकैरियोटिक के एस्पेक्ट से में बात करेंगे तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उनमें अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं। इनिशिएशंस की बात करें, इनिशिएशन में देखिए क्या होता है, द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट अ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना शुरू कर देगा। सिग्मा फैक्टर की बात करें ऑफ द एंजाइम, दे रिकॉग्नाइज द स्टार्ट सिग्नल एट द प्रोमोटर रीजन, दैट इज आवर टाटा बॉक्स और ऑफ द डीएनए। रो फैक्टर जो होता है, रो फैक्टर ऑफ दिस एंजाइम दे रिक्वायर्ड अ टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेट करने में मदद करता है। चेन एलोंगेशन आपको पता है कि जब यही एंजाइम डीएनए के ऊपर घूमने लगे तो चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। With the help of RNA polymerase, the ribonucleotide held over the DNA template and joined to form a RNA. RNA polymerase move along the DNA template, causing the elongation of the RNA chain at the rate of 30 nucleotide per second. फटाफट यहाँ पे ऐड करने में मदद करता है, ठीक है। टर्मिनेशंस के बारे में बात करते हैं
तो द RNA synthesis stop as soon as the polymerase reaches the termination region and Rho factor required this process. Rho factor is required for this process क्योंकि Rho factor जो है टर्मिनेट करने में मदद करता है. Once the polymerase reaches the termination region, जो छोटा मोटा RNA होता है वो शेडेड आउट हो जाता है, फॉल आउट हो जाता है और पूरा का पूरा एक कंप्लीट RNA, फंक्शनल RNA का निर्माण होता है जो बैक्टीरिया के हर एक क्रियाकलाप में योगदान देता है. इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू.